तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 ऑफ डेटा एनालिटिक्स। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं इस यूनिट के तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2। पहला टॉपिक है हमारा रिग्रेशन मॉडल। तो रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है? ये हमारी एक स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग अप्रोच है। तो कौन सी अप्रोच है? हमारी एक स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग की अप्रोच है, जो कि डिस्क्राइब करती है हमारी, मतलब एक रिलेशनशिप बताती है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो बेसिकली अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक हमारी स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग अप्रोच है जो कि डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड प्रेडिक्टेड कॉन्टिन्यूअस आउटकम्स। तो मतलब हमारे एक वेरिएबल के बीच में और जो प्रेडिक्टेड आउटकम्स है, मतलब हमारा जो मॉडल है, मेनली मशीन लर्निंग का काम क्या होता है हमारा, या फिर डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, हमारे डेटा को एनालाइज करना, मतलब एक ऐसा मॉडल बनाना जो कि फ्यूचरिस्टिक चीजों को प्रिडिक्ट कर पाए। तो वही इसका काम है। ये रिलेशनशिप फाइंड करती है जो भी हमारे गिवन वेरिएबल्स हैं उनके बीच और जो भी प्रेडिक्टेड आउटकम है, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। तो ये क्या करती है? इट एस्टिमेट हाउ अ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। तो कैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो एग्जांपल अगर हम रिग्रेशन मॉडलिंग का देखें तो प्रिडिक्टिंग अ हाउस प्राइस फॉर फ्रॉम साइज, नंबर्स ऑफ रूम एंड लोकेशन। तो घर का प्राइस अगर हम प्रिडिक्ट करें तो बेसिकली घर का प्राइस क्या होता है? साइज के ऊपर देखा जाता है, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, किस लोकेशन पे है वो घर। तो इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर हमारा जो प्राइस होता है वो हर जगह का, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की लोकेलिटी है कोई, कुछ और प्राइस होंगे। गाजियाबाद की लोकेलिटी है, कुछ और प्राइस होंगे। नोएडा की लोकेलिटी है, कुछ और प्राइस होंगे। आगरा की लोकेलिटी है, कुछ और प्राइस होंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशंस, इट इज बेस्ड ऑन द साइज, कि घर का साइज क्या है। तो जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ही वो उनमें चेंजेस आता है तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, वही रिग्रेशन मॉडलिंग हमें हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिग्रेशन? अब रिग्रेशन का यूज क्या क्या है? प्रिडिक्शन में काम आता है, हमारा चीजों को प्रिडिक्ट करने में काम आता है, इन्फेरेंस में काम आता है, रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करता है, कंट्रोल करता है को फाउंडर्स को। अब स्ट्रेंथ क्या है हमारी रिग्रेशन एनालिसिस की? कि ये मेजर करता है और रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करता है, मतलब जितनी भी हमारी आपस में रिलेशनशिप है उनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाल के लाता है, एक चीजों को क्वांटिफाई कर देता है और मेजर करने में हेल्प करता है। प्रेडिक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होता है, कंट्रोल करता है बहुत सारे फैक्टर्स को, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ ये कंट्रोल कर सकता है सेम टाइम पर। फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, प्रोवाइड करता है इंटरप्रेसिटेबल रिजल्ट्स, और बहुत अच्छे से काम करता है। अगर डेटा छोटा भी है तब भी बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोर्ट करता है हमारे डायग्नोस्टिक और मॉडल चेकिंग को। तो अब टर्मिनोलॉजी क्या है हमारी रिग्रेशन एनालिसिस में? पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल दैट यू वांट टू प्रिडिक्ट, मतलब जिसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि घर का प्राइस हमें जानना है। तो वो घर का प्राइस जो है वो हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिन बेसिस, जिन फैक्टर्स पर वो डिपेंड कर रहा है, लाइक योर लोकेशंस, रूम्स एंड ऑल। सो द वेरिएबल यू वांट टू प्रिडिक्ट, जो जो भी वेरिएबल को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये टोटली डिपेंड होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया प्रेडिक्टिंग प्राइस, तो ये हमारा टोटल डिपेंडेंट था। नेक्स्ट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दूसरा आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल दैट हेल्प्स प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट होने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल योर साइज ऑफ हाउस, घर का साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ रूम्स है, लोकेशंस क्या है। आउटलाइनर्स क्या है? कि कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा अलग है बाकी डेटा पॉइंट से। अगर हम क्लस्टर की बात करें, अभी बाकी यूनिट्स में हमने क्लस्टर पढ़ लिया है, तो क्लस्टर की अगर हम बात करें तो क्लस्टर्स में क्या होता है? सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो एक ऐसा डेटा पॉइंट जो कि सिमिलर तो है
मतलब थोड़ा-सा सिमिलैरिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसे हम आउटलाइनर्स बोल देते हैं या फिर हम बोल दें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो दिस डेटा पॉइंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेटा पॉइंट, सो इट इज़ कॉज्ड बाय किस चीज़ से कॉज़ होता है ये हमारा डेटा एंट्री एरर से, रेयर इवेंट से। नेक्स्ट इज योर मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। मतलब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो गए हैं और वो आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, हाईली दे आर कोरिलेटिंग। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं मल्टीकोलिनियरिटी के? तो कोएफ़िशिएंट जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल कि कौन-सा वेरिएबल ट्रूली इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे आउटकम को, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टोटली डिपेंड होता है हमारा मतलब पूरा का पूरा वो डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो अब हम बता नहीं सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि कौन-सा इन सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में किसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू टेल। मॉडल हमारा बहुत ज़्यादा अनरिलायबल बन जाता है। अंडर फिटिंग क्या होता है? व्हेन अ मॉडल इज़ टू सिंपल एंड कैन नॉट कैप्चर द पैटर्न्स। मतलब मॉडल हमारा इतना ज़्यादा सिंपल हो गया, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा डेटा नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है डेटा इसके बीच में। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक्यूरेसी नहीं आएगी, लो एक्यूरेसी होगा, हाईली बायस्ड होगा, क्योंकि अभी अंडर फिटिंग है तो मतलब किसी एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, वो बाकी चीज़ों को देख ही नहीं रहा है हमारा मॉडल। पुअर परफॉर्मेंस है दोनों ट्रेनिंग में भी और टेस्ट करने में भी। एग्जाम्पल क्या है? यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन टू फिट अ कर्व डेटा। तो हम यूज कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, मतलब अपने डेटा को, अपने मॉडल को इतना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट तो हमारा कर्व डेटा होना चाहिए था, बट वी आर फिटिंग दैट कर्व डेटा इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज योर ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है? अंडर फिटिंग में तो हम कम डिटेल्स डाल रहे थे, ओवर फिटिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है? जब मॉडल हमारा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए कि उसमें हम सारी डिटेल्स डाल रहे हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें भी है हम वो भी उसके अंदर बार बार डाले जा रहे हैं। तो मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स एंड लर्न द नॉइज इंस्टेड ऑफ अंडरलाइंग पैटर्न्स। तो हमने उसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि उसने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉइज को भी रिकॉग्नाइज करने लग गया है। तो अगर हमारी पैटर्न्स में हमारे मॉडल के अंदर नॉइज जाएंगी तो नॉइज से तो इफेक्ट पड़ेगा ही हमारे डेटा पे। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अच्छा परफॉर्मेंस तो आता है हमारी ट्रेनिंग डेटा पे, मतलब जो भी डेटा हम ट्रेन कर रहे हैं उस पर अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस होगा हमारा टेस्टिंग डेटा पे, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉइज उसमें ऐड ऑन हो चुकी है कि हमारा जो डेटा है जो हमें टेस्ट करना है, हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। तो ज्यादातर पुअर परफॉर्मेंसेज होती है हमारी टेस्टिंग डेटा में, हाई वेरिएंस आ जाता है। अब स्टेप्स क्या है हमारे रिग्रेशन मॉडलिंग में? पहला स्टेप हमारा होता है डिफाइन करना, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है, पहले अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, फिर उसके बाद हम सारी डेटा को कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को क्लीन करेंगे, मतलब जितने भी हमारी मिसिंग वैल्यूज होंगी उन्हें हैंडल करेंगे, आउटलाइनर्स को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे डेटा। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम देखी, डेटा को कलेक्ट करा, क्लीन करा, देन उसके बाद विल एक्सप्लोर द डेटा, मतलब हम पैटर्न्स को समझेंगे। अभी हमने डेटा को बिल्कुल साफ कर लिया, अब अपने पैटर्न्स को समझेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप समझेंगे, देन विल डू द स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। तो इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेल्स। तो मतलब अब अभी हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम डेटा को स्प्लिट करने लग जाएंगे, देन उसके बाद डेटा स्प्लिट होने के बाद अब हम देखेंगे कौन सा मॉडल उसमें फिट हो रहा है, तो चूज करेंगे और फिट कर देंगे एक मॉडल। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रिग्रेशन मॉडल उसमें बना रहे हैं, देन आफ्टर दैट अपनी अजम्पशंस को चेक करेंगे। अजम्पशंस को चेक करने का मतलब है हमने देखा कि यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर मॉडल बनाया है क्या वो मॉडल वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वो मॉडल वैलिड है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे यूजिंग सम फंक्शंस। आफ्टर दैट विल अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो विल इम्प्रूव द मॉडल। अगर इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं आए, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, तो अपने मॉडल को इम्प्रूव करेंगे, ऊपर के जो वेरिएबल्स थे, मॉडल का टाइप था, उन सबको एडजस्ट करके। देन आफ्टर दैट विल इंटरप्रिएट एंड यूज रिजल्ट। तो मतलब अब फाइनल हमारा मॉडल अब ठीक भी हो चुका है, तो हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, हमारा मॉडल अब बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेडिक्शंस बना रहा है और कंक्लूजन्स तक हम पहुंच पा रहे हैं। सो नाउ द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। अब टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल क्या है? पहला टाइप हमारे पास आता है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन भी हमारा फर्दर दो टाइप्स में है।
तो पहला पार्ट लीनियर रिग्रेशन का है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मतलब ऐसा रिग्रेशन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, लेकिन हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दोनों ही एक एक है। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x है, ये हमारे पास y है, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और हम यहाँ पर रिग्रेशन को हम कैसे बताते हैं, एक बेस्ट फिट लाइन की हेल्प से बताते हैं। सो यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही बेस्ट फिट लाइन बनेगी। नेक्स्ट इज योर मल्टीलीनियर रिग्रेशन। मल्टीलीनियर रिग्रेशन क्या होगा, ये क्या करता है, हमारा मॉडल करता है रिलेशनशिप्स को। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते थे। लेकिन मल्टी लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे हमारे पास। सो इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप आता है दैट इज नोन एज योर मल्टीलीनियर रिग्रेशन। मल्टीलीनियर रिग्रेशन की हेल्प से होता है। तो अगर इसका डायग्राम की बात करें तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो यहाँ पर हम दो बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर हम अपनी बेस्ट फिट लाइंस को डिसाइड करते हैं, कितनी बेस्ट फिट लाइंस हमारी बनेंगी उतना ही उस बेसिस पर हमारा रिलेशनशिप बनेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट इज योर पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज एन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा रिलेशनशिप को फाइंड करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एज एन nth डिग्री। तो पॉलिनोमियल से ही समझ जाओ भाई, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो रिलेशनशिप हमारा फाइंड होता है वो nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में फाइंड होता है। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम प्लांट की ग्रोथ। अब प्लांट तो हमारा हर टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहेगा। प्लांट की ग्रोथ कभी पेड़ हमारा ऐसा तो है नहीं कि छोटी होती है, उसकी हाइट छोटी होगी टाइम टू टाइम, नहीं, it will grow. So next is your ridge regression. रिच रिग्रेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ पेनल्टी टर्म टू अवॉइड ओवरफिटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेनल्टी टर्म होती है जो कि ओवरफिटिंग को अवॉइड कर रही होती है। तो ये पेनल्टी टर्म करती क्या है, जितने भी हमारे बड़े बड़े कोएफिशिएंट होते हैं उन सब को हटा देती है और उसकी जगह क्या करती है, ऐड कर देती है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स टू द कॉस्ट फंक्शन। तो उनके सम ऑफ स्क्वायर्स को ऐड कर देती है उसके कॉस्ट फंक्शन में। तो जितनी भी हमारी पेनल्टी टर्म्स होती हैं उन सबको हटा देती है, जिससे कि हमारा ओवरफिटिंग अवॉइड होता है। और ओवरफिटिंग अवॉइड हो रहा है तो मतलब हमारी नॉइस अवॉइड हो रही है। ओवरफिटिंग नॉइस को लेकर आता है, तो रिज रिग्रेशन इज यूजफुल टू अवॉइड आवर नॉइस। सो example, predicting a student performance based on many related features like study hours, activities, etc. तो हम predict कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फीचर्स, जैसे कि कितने घंटे वो बच्चा पढ़ता है, क्या क्या एक्टिविटीज वो करता है। नेक्स्ट इज योर लासो रिग्रेशन। अब लासो रिग्रेशन क्या है, इट इज ऑल्सो अ रेगुलराइजेशन मॉडल दैट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड एलिमिनेट सम स्पेसिफिक फीचर्स फॉर इफेक्टिव एनालिसिस। तो ये भी हमारा एक रेगुलराइजेशन मॉडल ही है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल को, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं उन सबको बहुत सिंपल कर देता है। कैसे सिंपल करता है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को एलिमिनेट करके, मतलब जो जो फीचर्स अननेसेसरी हैं, जो जो नेसेसरी है ही नहीं हमारे किसी डेटा को प्रेडिक्ट करने में, किसी मॉडल को प्रेडिक्ट करने में, प्रेडिक्शंस में, जो कि बेफालतू की चीजें हैं, मतलब डेटा है वो भी रेलेवेंट डेटा है but it is not as much useful to predict our data, so we use to eliminate those things। और सिर्फ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन हम लेते हैं यहाँ पर अपने प्रेडिक्शंस के प्रिडिक्ट करने में। एग्जाम्पल क्या है, प्रिडिक्टिंग वेट ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। तो हम वेट को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, कि कैसा इंसान डाइट लेता है। फिर समवन इज टेकिंग फैटी फूड्स, तो इट इज मतलब हाईली चांसेस होंगे कि उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो। इफ समवन इज
टेकिंग प्रोटीन्स एंड ऑल, इफ समवन इज अ जिम पर्सन, सो उसका वेट कुछ और होगा, वी विल एबल टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोटीन कंजम्पशन, एक्सरसाइज के बेसिस पर, लाइफस्टाइल के बेसिस पर। नेक्स्ट इज योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? बेसिकली इसका नाम रिग्रेशन है, बट एक्चुअली ये काम रिग्रेशन वाले नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे को एक कर्व्ड फॉर्म में आंसर मिलता है, एंड दैट कर्व्ड इज अ एस शेप्ड कर्व, जिसे हम सिग्मोइड बोलते हैं। तो सिग्मोइड हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लगाते हैं ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा, अगर हमें 0 या 1 के बीच में कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वी यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग बाइनरी आउटकम्स। तो बाइनरी आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है। इंस्टेड ऑफ हिटिंग स्ट्रेट लाइन, इट फिट्स एस शेप्ड कर्व। तो स्ट्रेट लाइन की जगह वो हमारे एस शेप्ड कर्व को फिट करता है टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रेडिक्ट वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट और नॉट बेस्ड ऑन द एज, बिहेवियर एंड ब्राउजिंग डेटा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नेक्स्ट इज योर रैंडम फॉरेस्ट। सो हमारे रिग्रेशन का लास्ट टाइप आता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? ये कंबाइन करता है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को टू इम्प्रूव प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एंड रॉबस्टनेस ऑफ द मॉडल। मतलब बहुत सारे हमारे डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर देता है ताकि हमारे को एक बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस मिले, हमारा मॉडल जो है बहुत ज्यादा रॉबस्ट रहे। इट एवरेजेस द प्रेडिक्शंस ऑफ ऑल ट्री इंडिविजुअली। तो मतलब जितने भी हमारे ट्री हैं, तो इसने क्या करा, हमारे अलग अलग डिसीजन ट्री उठाए, उन सबको कंबाइन करा ताकि हमारी अच्छे से परफॉर्मेंस मिल सके, हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। लेकिन वो काम कैसे करता है? हर एक ट्री का इंडिविजुअल एक एवरेज निकालता है। सो एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग अ कार्स प्राइस बेस्ड ऑन अ मेंटेनेंस, माइलेज एंड ब्रांड। तो हम कार का प्राइस देख रहे हैं, ओवरऑल कार का प्राइस देख रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि उसकी मेंटेनेंस क्या है, उसका माइलेज क्या है, कौन सी ब्रांड है कार की। नेक्स्ट इज योर मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। अब मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या है हमारी? ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एनालाइज करती है डेटा को जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल है एक सेम टाइम पर। मतलब एक ऐसा डेटा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मतलब एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो कि डेटा को एनालाइज कर रही है, एक ऐसे डेटा को एनालाइज कर रही है जिसमें सेम टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, पैटर्न्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जो भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशन है। अब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं, तो उन सारे ही वेरिएबल्स में उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या पैटर्न्स बनने हैं। तो इट इज वेरी यूजफुल टू प्रेडिक्ट दोज थिंग्स। अब हिस्ट्री क्या है हमारी मल्टीवेरिएंट एनालिसिस की? अर्ली 1900 में कार्ल पर्सन और चार्ल्स पियर्समैन ने डेवलप करा था कोरिलेशन और फैक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। फिर 1920 से 1930 के बीच में आर ए फिशर ने इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा मेथड लाइक डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस। मतलब एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ इन 1950 टू 1970। यहाँ पर हमारी कॉम्पिटिशनल मेथड्स बने और मल्टीवेरिएंट स्टैटिस्टिकल थियरीज बनी। फिर मॉडर्न एरा में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स यूज होने लगे हैं, डेटा माइनिंग यूज होने लगी है, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स आ गया, क्योंकि कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होने लग गया हमारा टुडेज इन द टुडेज जनरेशन। सो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीवेरिएंट? टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल। दो रिलेशन मतलब रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं हम मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में। डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, क्लासिफाई करता है ग्रुप्स ऑफ डेटा को, प्रिडिक्ट करता है आउटकम्स को यूजिंग प्रेडिक्टर्स। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू अनकवर हिडन पैटर्न्स को बताता है, हिडन स्ट्रक्चर्स को बताता है, इम्प्रूव करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमारा होता है डिपेंडेंट मेथड, जहां पर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कौन कौन से हमारे डिपेंडेंट मेथड्स होते हैं? फॉर एग्जांपल योर मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीवेरिएंट, एनोवा, कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरडिपेंडेंट मेथड। तो इंटरडिपेंडेंट मेथड क्या होता है? जहां पर कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी हमारा जो वेरिएबल है वो डिपेंड नहीं होता किसी पे। सो एग्जांपल फैक्टर एनालिसिस या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस।
सो व्हाट आर द अब इसके टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं? तो कौन-कौन सी टेक्निक्स हमारी मल्टीपल एनालिसिस में यूज़ होती हैं? तो पहली टेक्निक हमारी आती है फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी यूज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर लेटेंट वेरिएबल को हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमें ऑब्जर्व डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, फैक्टर का पहला इसका नाम ही, पहली जो टेक्निक है उसका नाम ही फैक्टर एनालिसिस है। तो इसका मतलब हम इस एक ऐसे फैक्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में हेल्पफुल हो, मतलब जो हमें एक्सप्लेन करे कि हमारा डेटा क्या है, कैसे हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट reduces a large set of variables into a smaller group based on their correlation। तो जो भी हमारा एक बड़ा लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है उसे छोटे से ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है बाय यूजिंग कोरिलेशन मेथड। इट ऑल्सो यूज, तो कौन कौन सी टेक्निक्स को ये यूज करता है, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो इन साइकोलॉजी फैक्टर एनालिसिस हमारा कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेड्स। साइकोलॉजी में हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे किसी इंसान की इंटेलिजेंस को जानने के लिए, किसी का पर्सनल बिहेवियर जानने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर एनालिसिस टेक्निक को। नेक्स्ट टेक्निक हमारी आती है क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर से ही हमें समझ आ गया कि भाई सिमिलर डेटा पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करते हैं क्लस्टर में बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन से एल्गोरिदम हम यूज करते हैं क्लस्टर एनालिसिस के लिए, वी यूज के मीन एल्गोरिदम, वी यूज हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन हम यूज करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर प्रीडिफाइंड लेबल्स। तो उसमें कोई प्रीडिफाइंड लेबल्स की जरूरत नहीं होती और ये यूजफुल होता है हमारे डेटा को एक्सप्लोर करने में, डेटा एनालिटिक्स में। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कस्टमर सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग टू क्लासीफाई कस्टमर इनटू ग्रुप्स। तो अगर हमारे पास वी हैव एनी शॉप या फिर मार्केट में है, हम एक मार्केट स्ट्रैटेजी जाननी है, मार्केट स्ट्रैटेजी को बनाना है कि हमारे किस टाइप के कस्टमर्स हैं, अभी तक जितनी भी हमारी सेल्स हुई हैं उसमें किस टाइप के कस्टमर्स आए हैं, किस टाइप के कस्टमर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स ने बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदना पसंद करा। सो it is very much highly valuable for us as an shopkeeper to increase our business strategy। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, हमारा एक डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है जो कि डेटा को ट्रांसफर करता है इनटू अ सेट ऑफ बाइनरी लीनियर अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स। तो डायमेंशन को रिड्यूस करता है। इट रिटेन्स एज मच वेरिएंस एज पॉसिबल व्हाइल रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्या करता है, हमारा वेरिएंस को बढ़ा देता है जितना पॉसिबल है। और वेरिएंस कैसे ये मेंटेन करके रखता है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कम करता चले जाता है। सो इट हेल्प्स विजुअलाइज हाई डायमेंशनल डेटा। तो हम बड़े बड़े डायमेंशंस ऑफ डेटास को यहाँ पर इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल simplifying genome data by reducing thousands of genetic variables to manage number of principal components। तो हम किसी genome data को देख रहे हैं by reducing its genetic variables। अगर genome data है तो उसमें बहुत सारे genes हमारे पास होंगे, तो उन सारे genetic variables को यहाँ पर reduce करके हम किसी चीज को analyze कर रहे हैं। So it is done by the help of the principal component analysis। अब steps क्या क्या आते हैं हमारे मल्टीवेरिएंट एनालिसिस में। तो पहला स्टेप हमारा है कि हमें पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और उसके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने हैं कि अगर हम किसी इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं तो व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू, प्रॉब्लम हमें पता चल गई है तो अब हमें डेटा को कलेक्ट करना होगा, कौन सा डेटा हमें चाहिए, अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या चाहिए। कलेक्शन के बाद हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट वील अप्लाई द सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हम अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम अप्रोप्रिएट मल्टीवेरिएंट टेक्निक्स लगाएंगे। हमने अपने डेटा को हमने एनालाइज कर लिया, अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा ली, अब उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा। अभी हमने काफी सारी टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ी, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक यहाँ पर यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट वील apply that technique। after that we'll run the analysis using statistical software। उसके बाद हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। फिर जैसे हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देंगे देन वील सी द वैलिडेट फाइंडिंग्स कि जो हमारा आंसर है वो वैलिडेट है या फिर नहीं है। उसमें प्रेजेंट मतलब उसके बाद उसकी कंक्लूजन्स देखेंगे एंड देन रिकमेंडेशन देखेंगे।
So now, what are the applications of your multivariant techniques? हमारा बिजनेस में यूज होता है, स्ट्रैटेजीज, मार्केट की स्ट्रैटेजीज ढूंढने के लिए, फाइनेंस में हम यूज करते हैं, रिस्क एनालिसिस में, मेडिसिन मेडिसिन में हम यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक मॉडलिंग के लिए, डिसीज क्लासिफिकेशन के लिए, एजुकेशन में हम यूज करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखने के लिए, इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आर योर एडवांटेजेस क्या है हमारे मल्टीवेरिएंट के? एनालाइज करता है मल्टीपल वेरिएबल्स को, रिड्यूस करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, हिडन पैटर्न्स को ढूंढता है, इंप्रूव करता है प्रेडिक्शंस को, इट इज यूजफुल इन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स। अब डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स लार्ज सैंपल फॉर रिलायबल रिजल्ट्स, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रिएट और सेंसिटिव है हमारा आउटलाइनर्स के लिए। सो नेक्स्ट इज योर बायसन मॉडलिंग। अब बायसन मॉडलिंग क्या है? हमारी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो कि बायस थ्योरम को यूज करती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करेगी जैसे ही हमारा नया डेटा आता रहेगा। तो अगर हमारा कोई नया डेटा आ रहा है तो उसके बेसिस पर हमारी प्रोबेबिलिटी भी अपडेट होगी। तो वही काम हमारा बायसन मॉडलिंग करती है, एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है हमारी। So how does it do this? So it uses a prior knowledge or an assumption and then update it based on the observed data using Bayes theorem. तो ये क्या करती है? एक prior knowledge को use करती है या फिर एक particular assumptions को use करती है और डेटा को अपडेट करती रहती है यूजिंग बाइस थ्योरम। अब बाइस थ्योरम की हेल्प से करती है। तो बाइस थ्योरम होता क्या है हमारा? तो बाइस थ्योरम हमारा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे रिलेशनशिप्स को, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब दो इवेंट्स के बीच में कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को वो यहाँ पर बताता है। ये हमारा यूज होता है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, टू बिल्ड द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो हमारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को बनाने में इट इज वेरी मच यूजफुल अनसर्टेन डिसीजंस लेने के लिए, एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए अनसर्टेन डेटा पर। तो बायस थ्योरम क्या होता है? इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो दिस इज नोन एज योर पोस्टीरियर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए into probability of A upon probability of B, जहां पर हमारी ये जो probability of B by A होती है, this is known as your likelihood. Probability of A is known as your prior probability. Probability of B is known as your total probability of B. Next is your inference and biasing. अब inference क्या होता है हमारा biasing में? So it is the process of updating beliefs about unknown parameters after observing new data using Bayes theorem. तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस कि हम अपनी बिलीव्स को अपडेट कर रहे हैं, जो भी हमारे अननोन पैरामीटर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे हम अपनी बिलीव्स को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास नया डेटा आ गया है, अब हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए नई नई चीजें हैं। तो बाइस थ्योरम का हम यूज करके नए ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं और अननोन पैरामीटर्स को हम अपडेट करते रहते हैं। सो दिस इज नोन एज योर इन्फेरेंस एंड बायसिंग। सो इट रिप्लेस एवरी सिंगल वैल्यू एस्टिमेटेड विद प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या करती है? हमारी हर एक सिंगल वैल्यू को रिप्लेस कर देती है विद योर प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका काम क्या है? अब इन्फेरेंस बायसिंग करती क्या है हमारी ये? इट क्वांटिफाइज अनसर्टेनिटी अबाउट पैरामीटर्स, अपडेट कर देती है हमारी अर्लियर बिलीव्स को एज अ मॉडर्न। जैसे ही हमारा नया डेटा आता है, इट प्रोड्यूस क्रेडिबल इंटरवल्स को प्रोड्यूस करती है, अलाउ करती है हमारे डिसीजंस को अंडर अनसर्टेनिटीज। सो इसके टाइप्स क्या क्या है? हमारे इन्फेरेंस के हमारे पास तीन तरीके के इन्फेरेंस होते हैं। तो पहला इन्फेरेंस हमारे पास आता है पॉइंट एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? इट फाइंड्स द सिंगल बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर, मतलब एक सिंगल बेस्ट एस्टिमेट देखेंगे हम और उसके बेसिस पर उसे रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज योर इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या करता है? एक रेंज प्रोवाइड करता है हमें वैल्यूज की। सो इट प्रोवाइड्स द रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर पैरामीटर्स लाइकली लाइज, की यहाँ पर चांसेस है इस पैरामीटर्स के लाई करने की। सो एक हमें रेंज प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो ये लाई करेगा। इंटरवल से ही पता चल रहा है कि इंटरवल हमने प्रोवाइड कर दिया, एक रेंज हमने प्रोवाइड कर दी। पॉइंट से पता चल रहा था कि हाँ, यहाँ पर हम एक सिंगल बेस्ट पॉइंट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज योर पोस्टीरियर प्रेडिक्टिव चेक। पोस्टीरियर प्रेडिक्टिव चेक क्या करता है? इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ इन्फेरेंस। सो इट वैलिडेट्स मॉडल बाय कंपेयरिंग प्रेडिक्शंस टू ऑब्जर्व डेटा। तो ये क्या करता है? वैलिडेट करता है मॉडल को, कंपेयर करता है प्रेडिक्शंस को। मतलब इसने कोई प्रेडिक्शन बनाई, एक हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है, इन दोनों को कंपेयर करेगा और हमें एक वैलिडेशन देगा कि ये वैलिडेशन हमारी करेक्ट है या फिर नहीं है करेक्ट।
सो नाउ द एडवांटेजेस ऑफ इन्फेरेंस। इसका एडवांटेज क्या है कि ये अलाउ करता है हमारे डायनेमिक अपडेट्स को, जैसे हमारा नया डेटा अवेलेबल हो जाता है, अनसर्टेनिटीज को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज योर बाइसन नेटवर्क। तो बाइसन नेटवर्क क्या है, हमारा एक ग्राफिकल मॉडल है जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप अमंग्स अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। किसकी हेल्प से, एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की हेल्प से हम रिलेशनशिप को बताते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक ग्राफिकल मॉडल है जो कि प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप फाइंड करता है। किसकी हेल्प से, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की हेल्प से। हर एक नोड इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है एक वेरिएबल को। एजेस हमारी बताती है उन दोनों नोड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एजेस बिटवीन द नोड्स रिप्रेजेंट द कंडीशनल डिपेंडेंसीज, मतलब ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो अब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में हमारे पास नोड्स और एजेस तो होते ही हैं। तो देख लेते हैं नोड्स क्या है हमारा। रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल्स विच कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा टू लेटेंट फैक्टर। तो यहाँ हमारा कोई भी एक रैंडम वेरिएबल होता है नोड्स में। नेक्स्ट इज योर एजेस। एजेस क्या करता है, हमारा डिपेंडेंसी दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि एक नोड दूसरी नोड से कैसे कनेक्टेड है, कौन सी नोड किस नोड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, that each node is associated with a probability function that takes as input the value of its parent node and output the probability of the variable represented by the nodes। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि हर एक नोड किसी प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है जो कि किसी नोड को एक इनपुट लेती है और किसी के पास जाके वो हमारा एक आउटपुट को प्रोड्यूस करती है और उसे एक नोड की तरह रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब एक नोड दूसरी नोड के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, किस कंडीशन पर डिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर हमने एक बाइसन नेटवर्क का छोटा सा डायग्राम के साथ एग्जांपल लिया। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से हमारे पास हुई रेन। अब रेन जो है वो हमारी ग्रास पर आके रुकेगी। ग्रास जो, अगर रेन होगी तो लोग अम्ब्रेलाज लेंगे, रेन होगी तो डॉग विल बार्क एंड द कैट्स विल हाइड। यहाँ पर हमारे पास कैट का मॉडल है। सो हाउ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये सब हम एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की हेल्प से बताते हैं। दिस इज नोन एज योर बाइसन नेटवर्क। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, बाइसन नेटवर्क के एग्जाम्पल की बात करें तो a Bayesian network could model a मेडिकल डायग्नोसिस वेयर नोड्स रिप्रेजेंट सिम्टम्स एंड डिसीजेस। तो मतलब हम एक मेडिकल डायग्नोसिस का भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। बाइसन नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारी नोड्स है वो रिप्रेजेंट करेंगी कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या डिसीजेस हैं। द नेटवर्क हेल्प डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिसीजेस गिव्स द ऑब्जर्व सिम्टम्स यूजिंग बायस थ्योरम। तो हमारी जो नेटवर्क्स हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं, वो हमें बताएंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, रेन होगी तो वो ग्रास के ऊपर जाएगी, अम्ब्रेलाज आएंगे तो उनमें प्रोबेबिलिटी पता चल रही थी कि भाई रेन होगी तो ग्रास पर कितनी जाएगी, अम्ब्रेलाज कितने होंगे, समथिंग लाइक दैट। सो सिमिलर वे में हमें यहाँ पर पता चलेगा कि सिम्टम्स के बेसिस पर वो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बाय यूजिंग द बाइस थ्योरम। So Bayesian network are very much useful for reasoning under uncertainty and are widely used in the fields like diagnostic and predictions। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी डायग्नोस्टिक बाइसन नेटवर्क रीजनिंग पर्पसेस के लिए, और हम बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्शंस में। नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, ये हमारा एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि हमारी दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इसका गोल क्या है, द गोल इज टू फाइंड द ऑप्टिमल बाउंड्री दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो इसका मेन गोल यही है कि हम एक ऑप्टिमल बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं जो कि बेस्ट सेपरेट करता है हमारे डेटा पॉइंट्स को इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन में पता होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट टर्म इज योर हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या है, हमारा एक व्हेन सपोर्ट वेक्टर मशीन ट्राइज टू फाइंड आउट द लाइन और सरफेस दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि अलग अलग पॉइंट्स को, हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें सेपरेट कर रही है, उसे हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर। अब सपोर्ट वेक्टर क्या है, ये हमारा एक ऐसा डेटा पॉइंट है। So these are the data points that are closest to hyperplane and play a key role in defining the position and orientations of hyperplane। तो एक
ऐसा पॉइंट हमारा या फिर एक ऐसा डेटा पॉइंट जो कि हमारे एक ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हाइपर प्लेन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं और हमारा एक की रोल बताते हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी पोजीशन बता रहे हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन का काम क्या है? हमारे 2 डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करना, बेस्ट सेपरेशन करना। हाइपर प्लेन क्या है? एक ऐसी लाइन जो उन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर रही है। सपोर्ट वेक्टर क्या है? वो डेटा पॉइंट्स जो कि सेपरेटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज योर मार्जिन। अब मार्जिन क्या है हमारा? अगर हाइपर प्लेन हमने बनाया है, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा डेटा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हमारा मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए, तो वही हमारा एम होता है मार्जिन का। सो एसवीएम एम्स टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। तो एसवीएम का एम यही होता है कि हमारा जो हाइपर प्लेन है और जो नियरेस्ट पॉइंट है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा होना चाहिए। सो एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्लासिफाई एन ईमेल, तो अगर हमें बताना है कि कोई ईमेल है हमारी, वो स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है, तो हम उसे हाइपर प्लेन की तो हम क्या करेंगे? एसवीएम क्या करेगा? पहले उसका हाइपर प्लेन फाइंड करेगा जो कि सेपरेट करेगा दो कैटेगरीज में हमारी मेल्स को बेस्ड ऑन द वर्ड्स की, मतलब वो देखेगा कौन कौन से फ्रेजेस हमारे स्पैम ईमेल में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, योर फ्री विन, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फेक ईमेल में या फिर स्पैम ईमेल में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। सो व्हाट डज इट डू? ये क्या करता है हमारा? उन चीजों को अलग करेगा, मतलब हाइपर प्लेन का काम क्या है? अलग अलग करना। तो जितने भी हमारे नॉन स्पैम और स्पैम्स वाली ईमेल है, पहले उन्हें अलग करेगा, उनके बेसिस पर हमारी एनालिसिस करके देगा और हमें पता चल जाएगा कि ईमेल जो है वो हमारी स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन का। ये डायग्राम है हमारे पास। तो हमारे पास दो तरीके के डेटा पॉइंट्स थे, तो अब हमें इन्हें करना है सेपरेट। तो दिस इज योर हाइपर प्लेन, ये हमारी एक हाइपर प्लेन है जो कि अलग कर रही है दोनों डेटा पॉइंट्स को। योर दिस इज योर सपोर्ट वेक्टर, जो कि हमारे डेटा है, इन्हें हम सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में, मतलब नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स और हमारा हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मार्जिन, विच शुड बी मैक्सिमम। नेक्स्ट इज योर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या है? हमारी टाइम सीरीज क्या होती है? So, it is a statistical method which is used to analyze data collected over time to identify patterns. तो ये हमारा एक statistical model है। अब नाम ही इसका टाइम सीरीज है, तो ये क्या करता है? हमारे डेटा को एनालाइज करता है टाइमली, टाइम टू टाइम। जैसे हमारे डेटा आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम, मतलब टाइम टू टाइम हमारे डेटा को एनालाइज करता है। जो भी डेटा हमारा कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पर एक पैटर्न बना के देगा, एक ट्रेंड बना के देगा, एक साइकिल बना के देगा। So, टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो टाइम सीरीज क्या है? हमारा एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि अलग अलग इंटरवल्स पे हमारा रिकॉर्ड हुआ है। अगर एक बहुत जनरल एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग क्या है? मतलब अगर हमारा समर्स की बात हो रही है, तो समर्स में मतलब अगर कुछ दिनों का डेटा बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, तो वो सब पूरा एक क्लस्टर बन जाता है, तो मतलब डेटा हमारा रिकॉर्ड होता चला जाता है। तो अभी तक जितना भी हमारे पास वेदर्स आए हैं, सबका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एक दिन का हम रिकॉर्ड रखेंगे वेदर का। या तो हमारे पास कोई डिफरेंट केस है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, जो कि बाकी किसी सिनेरियो से मैच नहीं कर रहा, तो हम तो तभी उसे सेपरेट रखेंगे, वरना एक क्लस्टर्स की फॉर्म में हम उन्हें बना के रखते हैं। तो टाइम टू टाइम हम उस डेटा को अपडेट करते रहते हैं, मतलब उस डेटा को टाइम इंटरवल्स के बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डेटा लिया कि हमारा ये जून से जुलाई तक का डेटा है, दिस इज योर वेदर फ्रॉम जून टू जुलाई। तो हमने ये एक सेपरेटली एक टाइम पीरियड के बेसिस पे हमने यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करा। अब उसके बाद जुलाई के बाद से हम डेटा को देखेंगे। सो दिस इज योर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब अनवेरिएंट टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? एन अनवेरिएंट टाइम सीरीज एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज टेकन बाय द सिंगल वेरिएबल एट पीरियोडिक टाइम इंस्टेंस ओवर अ पीरियड। तो एक अनवेरिएंट टाइम सीरीज में क्या होता है? हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि सिंगल वेरिएबल पे ली गई है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। मल्टीवेरिएंट टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? इसमें इट कंटेन्स अ वैल्यू टेकन बाय मल्टीपल वेरिएबल एट द सेम पीरियोडिक टाइम। तो अब मल्टीज का नाम है, तो मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हमने लिए हैं एक टाइम इंटरवल पे, एक पीरियोडिक टाइम में। सो नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ टाइम सीरीज? टाइम सीरीज के सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारे फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने में, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, डिसीजंस मेकिंग में यूजफुल होता है, इम्प्रूव करता है, मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, डिटेक्ट करता है इरेगुलरिटीज को।
नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टाइम सीरीज मॉडल टेक्निक्स। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स है टाइम सीरीज मॉडलिंग की। पहला मेथड हमारे पास आता है नेवी मेथड। अब नेवी मेथड क्या है? ये हमारा बहुत ही सिंपल और एस्टिमेशन टेक्निक है। such as predicting values predicted value is given the value equal to the mean of preceding values of the time dependent variable। मतलब एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है, उसे हमने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो हमारी पुरानी एक प्रीसीडिंग वैल्यू थी, उसका मीन निकाल के हमने दे दिया। मतलब जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल थे या फिर प्रीवियस एक्चुअल वेरिएबल्स थे, उन सब का मीन निकाल के हमने एक प्रेडिक्टेड वैल्यू बना दी है। नेक्स्ट इज योर ऑटो रिग्रेशन। ऑटो रिग्रेशन क्या है? इट प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ फ्यूचर टाइम पीरियड्स एज फंक्शन ऑफ द वैल्यूज एज प्रीवियस टाइम पीरियड्स। तो ये क्या करता है? फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट। जितनी भी हमारी पास्ट की वैल्यूज होती है उनके बेसिस पर, मतलब जो भी पास्ट में अगर कुछ चीज हुई है तो पास्ट के बेसिस पर वो फ्यूचर की वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर अरीमा मॉडल। अरीना मॉडल क्या है हमारा? अरीमा मॉडल्स एंड अरीमा इट मॉडल्स द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एज लीनियर फंक्शन ऑफ प्रीवियस वैल्यू। तो ये मॉडल करता है हमारे वैल्यू को, हमारे वेरिएबल को एक लीनियर फंक्शन की तरह, जो भी हमारा प्रीवियस वैल्यू होती है उसे एक लीनियर फंक्शन की तरह मॉडल कर देता है। एंड रेजिडुअल एरर्स एट प्रीवियस टाइम स्टेप्स ऑफ द स्टेशनरी टाइम सीरीज। और उसके एरर को भी वहीं के वहीं साथ के साथ हमें टाइम स्टैम्प करके दे देता है। नेक्स्ट इज योर LSTM। इट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। तो ये क्या है? हमारा एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है विच इज यूज्ड फॉर टाइम सीरीज, जो कि हमारा टाइम सीरीज में यूज होता है टू अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज की को अकाउंट करने में। सो इट कैन बी ट्रेन विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम इसे बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डेटा के साथ भी ट्रेन कर सकते हैं टू कैप्चर द ट्रेंड्स इन मल्टीवेरिएंट टाइम सीरीज। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है ट्रेंड कंपोनेंट। तो ट्रेंड कंपोनेंट क्या है? ट्रेंड रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ द डेटा ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ट्रेंड का मतलब क्या है? एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट। अगर कोई ट्रेंड है तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए यही चीज हमारी चल रही है। So this is known as your trend. So trend is refers to the long term movement और direction of data over a long period। मतलब एक ही पर्टिकुलर डेटा लंबे टाइम पीरियड तक रहा ही रहा। सो इट कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड और स्टेबल। तो ये हमारा अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है या फिर स्टेबल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज योर इट रिफ्लेक्ट चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें हाँ चेंजेस भी आ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस एक्सपेंशन। छोटी छोटी चीजों के बेसिस पर इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी सेल्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू मार्केट ग्रोथ। मतलब कंपनी की जो सेल है वो हर साल बढ़ रही है मार्केट ग्रोथ की वजह से। सो नेक्स्ट इज योर सीजनल कंपोनेंट। सो नेक्स्ट इज योर सीजनल कंपोनेंट। अब सीजनल कंपोनेंट क्या है? सीजन से ही पता चल रहा है कि भाई एक रेगुलर इंटरवल तक ये रहेगा ही रहेगा। जैसे सीजन हमारे आते हैं, रिपीट होते हैं और बार बार चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब हमारी आइसक्रीम्स है, आइसक्रीम हमारी जैसे ही सर्दियां आती, गर्मियां आती हैं, हमारी गर्मियों में सेल्स होती ही होती है, उनकी सेल्स एकदम से इंक्रीज होती ही होती है। फिर उसके बाद सीजन चेंज होते हैं, उसकी जो सेल है वो कम हो जाती है। फिर दोबारा से नेक्स्ट ईयर जब समर्स आती हैं फिर से उसकी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सीजनल वेरिएंट रेफर्स टू द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स दैट अकर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बार बार हर एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है उन्हें हम सीजनल कंपोनेंट्स बोलते हैं। सो दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय सीजनल फैक्टर्स। तो ये जो चेंजेस है वो हमारे सीजनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारा वेदर है कि वेदर बार बार हर सीजन पे ये वेदर रिपीट होगा, फेस्टिवल्स है, हॉलीडेज है या फिर कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस है। तो सीजनैलिटी रिपीट इन अ फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो जो सीजनैलिटी है वो हमारी एक फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में रिपीट करती है। फॉर एग्जाम्पल योर आइसक्रीम सेल्स इन समर और वो इंक्रीज हो जाती है एकदम, समर्स में पीक पे पहुंच जाती है, विंटर्स में हमारी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट इज योर साइक्लिक कंपोनेंट। साइक्लिक कंपोनेंट क्या है? साइक्लिक वेरिएशन रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म वेव लाइक अ मोमेंट अराउंड द ट्रेंड लाइन। कोई भी एक ऐसा वेरिएशन हमारा जो कि लंबे टाइम तक चले जा रहा है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, सो उसे ही हम बोलते हैं साइक्लिक कंपोनेंट या फिर एक ऐसा साइक्लिक वेरिएशन। सो साइक्लिक डू नॉट अकर्स एट अ फिक्स इंटरवल। तो इसका कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर इंटरवल पर आएगा जैसे हमारा सीजनल कंपोनेंट था। सो इट इज नॉट लाइक दैट।
These are usually caused by business cycles as a period of expansion, regression, recovery cycles often last for several years. तो बेसिकली ये बिजनेस साइकिल्स ये कॉज्ड होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल्स की वजह से। साइकिल्स हमारे काफी सारे साल तक एक्सपैंड होते चले जाते हैं, काफी सारे साल तक लास्ट करते हैं। दे ऑफन लास्ट फॉर सेवरल इयर्स। इकोनॉमिकल साइकिल्स अफेक्ट करते हैं हमारी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को 5-10 साल तक। नेक्स्ट इज योर रैंडम कंपोनेंट। अब रैंडम कंपोनेंट क्या है? कोई भी ऐसा इरेगुलर वेरिएशन जो कि हमारा अनप्रेडिक्टेबल था और एकदम से आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपकी कोविड आया, कोविड में सारी जो किसी चीज की सेल, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनकी सेल्स एकदम से बहुत ज्यादा हाई हुई। नॉर्मली उनकी सेल्स इतनी हाई नहीं होती है। सो इट इज अ रैंडम कंपोनेंट। बहुत ही ऐसे इरेगुलर वेरिएशंस हमारे पास आ गया। सो दीज वेरिएशन डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न इन द कॉजेज बाय एंड कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ये हमारे एक ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो कि किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से कॉज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल द कोविड इज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट और इसी की वजह से एकदम से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा हाई हुई। एंड वी आर नॉट श्योर, मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए फॉर द गॉड सेक्स, बट उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती है फ्यूचर में ये चीज रिपीट होगी या फिर नहीं होगी। सो इट इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सो ये भी हमारे बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म और टेम्पररी होते हैं। सडन ड्रॉप सेल्स में, सडन ड्रॉप जो होती है वो हमारी सेल्स में, इट इज ड्यू टू द स्ट्राइक, पैंडेमिक्स, एक्सीडेंट्स। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? अब हमारी टाइम सीरीज की लिमिटेशंस क्या है कि इट रिक्वायर्स लेस हिस्टोरिकल डेटा। इसमें बहुत वो सॉरी लार्ज हिस्टोरिकल डेटा, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है। आउटलाइनर्स में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, मिसिंग वैल्यूज में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एज्यूम करता है जो पास्ट पैटर्न्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सडन सिचुएशन। जो भी हमारी सडन सिचुएशंस होती है उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्स मॉडल रिक्वायर एक्सपर्टीज। जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं उन्हें एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, बहुत एक्सपर्ट मॉडल्स चाहिए होते हैं। स्टेशनैरिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो नाउ डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे टाइम सीरीज में? पहला होता है हमारे पास स्टेशनरी। अब स्टेशनरी डेटा सेट जो है वो हमारे कुछ रूल्स को फॉलो करता है। रूल्स कौन कौन से हैं हमारे? द मीन वैल्यू ऑफ देम शुड बी कंप्लीटली कांस्टेंट। जो मीन वैल्यू है वो हमारी पूरी तरीके से कांस्टेंट रहेगी। वेरिएंस हमारा कांस्टेंट रहेगा और कोवेरिएंस शुड आल्सो बी कांस्टेंट। तो मतलब मीन वैल्यू, वेरिएंस और कोवेरिएंस, ये तीनों चीज हमारी कांस्टेंट होंगी। नॉन स्टेशनरी बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब इन उसमें ये तीनों चीज हमारी कांस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर रूल इंडक्शन। रूल इंडक्शन क्या है? हमारा एक डेटा माइनिंग है। सो इट इज अ डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक। एक हमारी डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग की टेक्निक है जो कि ऑटोमेटिकली इफ देन रूल्स को जनरेट कर लेता है डेटा से। सो इफ देन रूल्स क्या है वो आप अभी फजी लॉजिक में पढ़ोगे। सो दीज रूल्स डिसाइड्स पैटर्न्स। तो ये रूल्स क्या करते हैं? पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं, रिलेशनशिप्स को बताते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं विद इन द डेटा सेट। सो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूल इंडक्शन? रूल इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव सो इट इज यूज्ड टू डिस्कवर इंटरप्रेटेबल ह्यूमन रिटेबल रूल्स को बनाता है, क्लासिफाई करता है डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। इट आइडेंटिफाइज हिडन पैटर्न्स इन लार्ज डेटा सेट्स। सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को, इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी को, टू ब्लैक बॉक्स मॉडल। अब स्टेप्स क्या है हमारे? सो वी हैव फ्यू स्टेप्स। पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। स्टेप्स ज्यादातर सब में सेम ही है। डेटा को कलेक्ट करना है, अपना टारगेट वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, पैटर्न्स को सर्च करना है। पैटर्न सर्च करने के बाद हम इफ देन रूल्स बनाएंगे। इफ देन रूल बनाने के बाद उस रूल को इवेल्युएट करेंगे। अगर वो रूल ऑप्टिमाइज हुआ तो हम उसे अप्लाई कर देंगे प्रेडिक्शंस के लिए। सो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन में यूज होता है, मार्केटिंग डिसीजन में यूज होता है, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस में हम इसे यूज करते हैं। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेबल है, हैंडल कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट्स को, बहुत अच्छे से काम करता है कैटेगरियल डेटा के साथ। इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है? ये हमारा एक डायमेंशन रिड्यूसिंग टेक्निक है। मतलब हमारा डायमेंशन जो है वो कम होता है, हम अपने डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे इस टेक्निक से। तो ये क्या करता है? इट इज यूज टू कन्वर्ट अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स। तो हमारी जो लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स है उसे छोटे छोटे सेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स में हम कन्वर्ट करेंगे, उसे ही हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल डिमिनिश नहीं होगी और हम लार्ज सेट ऑफ डेटा को स्मॉल सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हाइल कीपिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल्स को कम कर देता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखता है।
इट रिमूव्स द मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को, आइडेंटिफाई करता है हिडन पैटर्न्स को, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो स्टेप्स क्या है हमारे पीसीए कंपोनेंट के? पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना है डेटा को, तो मेक ऑल द वेरिएबल्स हैव मीन इक्वल्स टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका 1 कर दो, और इंश्योर करो कि कोई भी वेरिएबल जो है वो डोमिनेट नहीं हो रहा स्केल की वजह से। नेक्स्ट स्टेप इज योर कंप्यूट द कोवेरियंस। हमें कोवेरियंस या फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालनी है जो कि हमारा वेरिएबल्स के बीच में जो भी हमारा रिलेशन है वो उसे शो करेगा। नेक्स्ट इज योर उसके बाद हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। सो आइगन वैल्यू अमाउंट ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन। तो आइगन वैल्यू क्या है, हमारी कितनी अमाउंट ऑफ वेरिएंस जो है वो एक्सप्लेन हुई है। आइगन वेक्टर क्या करेगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट, क्या डायरेक्शन है हमारी प्रिंसिपल कंपोनेंट की। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट को सेलेक्ट करो, चूज करो कंपोनेंट को विद जिसमें सबसे ज्यादा हमारी हाईएस्ट आइगन वैल्यू आ रही है। सो यूज स्क्रीन प्लॉट और कम्युलेटिव वेरिएंस। तो हमें यहाँ पर स्क्रीन प्लॉट या फिर कम्युलेटिव वेरिएंस का यूज करना है। नेक्स्ट इज योर फॉर्म अ प्रिंसिपल कंपोनेंट। हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाना है। So multiply standardized data by selecting eigenvector to generate new variable। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्डाइज डेटा को एक आइगन वेक्टर को सिलेक्ट करके एक नया वेरिएबल बनाना है। नेक्स्ट स्टेप इज योर इंटरप्रेट कंपोनेंट्स। इंटरप्रेट करना है हमें कंपोनेंट्स को, कैसे चेक करनी है हमारी जितनी भी लोडिंग्स आ रही है। सो चेक लोडिंग्स टू सी विच वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ईच कंपोनेंट। सो कौन सा वेरिएबल हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट में। So then use the reduced data. After that we have to select the component for modeling, visualization and clustering। तो जैसे ही हमारा ये सारा डेटा reduced होके आ जाएगा, we need to select the component। हमें एक particular component select करना है। So अगर आप लोगों को ये steps बिल्कुल clarify नहीं हुए हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो easy steps है, बट स्टिल इसका एक न्यूमेरिकल है। तो ये जो भी स्टेप्स हैं, जिस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करा होगा, तो मैं फर्दर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल इस वीडियो में कराऊंगी तो दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस? अब देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। इमेज कंप्रेशन में यूज होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन में यूज होता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये रिड्यूस करता है डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को, मल्टी कोलिनियरिटी को रिमूव करता है, इंप्रूव करता है एल्गोरिथम की स्पीड को, हाईलाइट करता है जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, सारे अनकोरिलेटेड फीचर्स को प्रोड्यूस करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फजी लॉजिक। अब फजी लॉजिक क्या है, ये हमारा एक मेथड है, रीजनिंग का मेथड है। सो इट इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग जो कि हमारा डील करता है अप्रोक्सीमेट या फिर अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन पे। या तो वो हमें अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन बताएगा या फिर कोई ऐसी अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन बताएगा इंस्टेड ऑफ टेलिंग ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। सो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, ताकि वो रियल वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा सुइटेबल होती हैं। तो आर्किटेक्चर क्या है हमारा फजी लॉजिक का, पहले आता है हमारा फजीफिकेशन मॉड्यूल। अब फजीफिकेशन मॉड्यूल में क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट होता है वो हमारा सारा का सारा फजी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा इनपुट फजी वैल्यू में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेंबरशिप फंक्शन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर वार्मथ कितनी है, हॉट है, वेरी हॉट है, तो हमें बताना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 0.7% तो वार्मथ है और 0.3 ये हमारा हॉट है। तो हमारा जो इनपुट है वो हमारा फजी वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक नॉलेज बेस बनाएंगे। नॉलेज बेस में क्या होगा, पहले हमारा रूल बेस बनेगा। रूल बेस में हमने पीछे भी पढ़ा था, इफ देन करके एक रूल होता है, मैंने आपको बोला था कि वो फजी लॉजिक में यूज होगा। सो इफ देन फजी रूल हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर हमने टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया तो टेम्परेचर के एग्जाम्पल को ही कैरी ऑन करते हैं। इफ टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज फास्ट। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फैन की स्पीड फास्ट कर दो। डेटाबेस में रूल हमने बना दिया। अब वो रूल जो है वो हमारा स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर मेंबरशिप फंक्शन डेफिनेशन, तो जो भी हमने एक फंक्शन बनाया है वो हमारा सारा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। आफ्टर दैट इन्फेरेंस इंजन। अब इन्फेरेंस इंजन क्या है, एक हर्ट है हमारा फजी सिस्टम का। व्हाट इज इन्फेरेंस सिस्टम? इन्फेरेंस सिस्टम हमारा फजी सिस्टम का हर्ट है जो कि फजी रूल्स अप्लाई करता है। अब जो भी हमने इनपुट बनाया है अपनी फजीफिकेशन में, इसमें हमारे फजी रूल्स अप्लाई होंगे जो कि परफॉर्म करेगा रीजनिंग को यूजिंग मेथड्स लाइक
मैमडनी और स्विगेनो, तो हम कुछ मेथड्स का यूज करके यहाँ पर अपनी रीजनिंग लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, डीफजिफिकेशन होगा। मतलब अब हम एक लॉजिक तक पहुंच चुके हैं, हमने लॉजिक को क्रैक कर लिया है। तो अभी जो हमने अपना इनपुट को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करा था, उस फजी आउटपुट को हम वापस अपनी क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग में फजी मॉड्यूल में हमने क्या करा था, क्रिस्प वैल्यू को, क्रिस्प इनपुट जो था उसे फजी वैल्यू में कन्वर्ट करा था। तो अब हमें फजी आउटपुट मिल गया है, हमें अपना लॉजिक पता चल गया है। तो हम वापस उसे एक क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग सेंट्रोइड मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स का हम यूज करेंगे यहाँ पर, मीन ऑफ मैक्सिमा, वेटेड एवरेज। जैसे कि फैन की एग्जांपल लिया हमने, फैन की स्पीड 0.6% फास्ट है और 0.6% 0.4 मीडियम है। तो आउटपुट क्या हो गया उसका, 75% आउटपुट आया हमारा। सो नाउ क्रिस्प आउटपुट, अब मतलब डीफजिफिकेशन बना लिया, अब हमारा आउटपुट जो है वो आ गया फाइन। तो ये क्या होगा, हमारी फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो हमें डीफजिफिकेशन के बाद मिलेगी। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर फजी लॉजिक। इनपुट आया, इनपुट को हमने फजी वैल्यू में कन्वर्ट करा, फजीफिकेशन लगाया, क्रिस्प इनपुट को फजीफिकेशन में कन्वर्ट करा, इफ देन रूल लगाया। इफ देन रूल लगाने के बाद हम इन्फेरेंस इंजन में पहुंचे। यहाँ पर हमने लॉजिक को क्रैक करा, लॉजिक को क्रैक करने के बाद हमने डीफजिफिकेशन करा। मतलब जो भी हमने इनपुट को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करा था उसे डीफजिफाइड करेंगे और वापस हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट आर इट्स की फीचर्स। इसके की फीचर्स क्या है कि ये अनसर्टेनिटी और वैग्यूनेस को हैंडल कर लेता है, इम्प्रिसाइज काम करता है इम्प्रिसीजन के साथ, एम्बिगुअस और नॉइजी डेटा के साथ भी काम कर सकता है। ये हमारा लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होते हैं। इट यूजेस ह्यूमन लाइक टर्म्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी वैल्यूज। तो जो हमारी फजिफिकेशन है वो ह्यूमन लाइक टर्म्स यूज करती है रादर देन यूजिंग बाइनरी वैल्यूज। फजी सेट एंड मेंबरशिप फंक्शन, तो फजी सेट एंड मेंबरशिप फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू बिलोंग करती है एक सेट में instead of your true false. सो नेक्स्ट इज योर रूल बेस्ड सिस्टम। यहाँ पर रूल बेस्ड सिस्टम होता है। इफ देन रूल का हम यूज करते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन रीजनिंग होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, इफ देन रूल का यहाँ पर यूज होता है। रॉबस्ट है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम में ये यूज होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में यूज होता है फॉर योर लोड डर्ट डिटेक्शन। एयर कंडीशनर में हम यूज करते हैं रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग्स में यूज होता है कार्स में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका यूज करते हैं फॉर इन योर कैमराज, वैक्यूम क्लीनर, ओवन्स। इंडस्ट्रियल और ऑटोमेशन में हम यहाँ पर यूज करते हैं इसे फॉर प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पावर सिस्टम कंट्रोल में यूज होता है लोड को फोरकास्टिनेट करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है उसकी क्वालिटी देखने के लिए इंडस्ट्रीज में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसे कहाँ यूज करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मेडिकल्स में भी हम इसे यूज करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है, सिम्टम्स को एनालाइज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डिसीजन सपोर्ट। सो नेक्स्ट इज योर सोफिस्टिकेटेड सर्च मेथड। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यूनिट काफी लंबी खिंच जाती है न्यूमेरिकल्स अगर मैं इसी वीडियो में कराती। सो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी न्यूमेरिकल की। तो उसमें दो न्यूमेरिकल्स हमारे इस यूनिट से आते हैं, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला और एक रिग्रेशन का न्यूमेरिकल। तो दोनों न्यूमेरिकल आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आफ्टर दिस वीडियो फॉर न्यूमेरिकल यू कैन गो एंड चेक टू आप उस वाली वीडियो को जाके देखो फटाफट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो सोफिस्टिकेटेड सर्च मेथड क्या होता है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज सर्च टेक्निक है जो कि यूज करती है हमारी रैंडमनेस को। एक सॉल्यूशन निकालने के लिए ये रैंडमनेस को यूज करती है। सो सोफिस्टिकेटेड सर्च मेथड्स आर ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च टेक्निक्स दैट यूजेस रैंडमनेस टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। तो क्या यूज करती है, ये रैंडमनेस को यूज करती है सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन, अब ये कब ज्यादातर यूजफुल होते हैं, जब सर्च स्पेस हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर है। डिटर्मिनिस्टिक मेथड हमारे फेल हो जाते हैं, हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, या फिर एक लोकल ऑप्टिमा में हम फंस चुके हैं, सिस्टम में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, नॉइस है। तो अब सोफिस्टिकेटेड सर्च मेथड का मतलब ही क्या है, रैंडमनेस है। रैंडमनेस होते हुए हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो मतलब नॉइजी सॉल्यूशन में भी हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं। सो दीज मेथड्स डू नॉट गारंटी द एब्सोल्यूट बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन बट दे ऑफन फिक्स्ड वेरी गुड सॉल्यूशन। तो लेकिन फिर भी वो अच्छा एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। अब कुछ कॉमन सोफिस्टिकेटेड सर्च मेथड्स हमारे पास क्या क्या है। पहला हमारे पास आता है जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, एक हमारा सर्च और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि इंस्पायर्ड हुआ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन और जेनेटिक्स से।
सो इसकी वर्किंग क्या है, अब हमें इनिशियलाइज करनी है एक सॉर्म। सो इनिशियलाइज सॉर्म विद रैंडम पोजीशन एंड वेलोसिटीज। तो हर एक सॉर्म को अलग-अलग जगह पे हमें प्लेस कर देना है और उनकी वेलोसिटीज को डिफरेंट रखना है, मतलब हर एक सॉर्म अलग-अलग स्पीड से हमारी चल रही है या जो भी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उनकी फिटनेस को इवैल्यूएट करना है, हर एक पार्टिकल की फिटनेस को देखना है। उसके बाद हमें जो भी हमारा बेस्ट जिसकी भी बेस्ट फिटनेस होगी, हमें उस बेसिस पर अपडेट करते रहना है, हर एक पार्टिकल्स को अपडेट करनी है उनकी वेलोसिटीज यूजिंग देयर कॉन्गेटिव या फिर सोशल कंपोनेंट्स। आसपास के कंपोनेंट्स के बेसिस पर उनकी वेलोसिटीज अपडेट करनी है, उनकी पोजीशंस अपडेट करनी है यूजिंग न्यू वेलोसिटीज। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर के सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं जब तक हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता, हम बेस्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सॉर्म टेक्निक। तो हमें क्या करना है, पहले इनिशियलाइज करना है सॉर्म को, पोजीशन और वेलोसिटीज उसकी सेट करनी है, फिटनेस इवैल्यूएट करनी है, अपडेट करने हैं उसके सारे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अपडेट होने के बाद हमें उसकी वेलोसिटी अपडेट करनी है, वेलोसिटी के बेसिस पर उसकी पोजीशन अपडेट करनी है, पोजीशन अपडेट करने के बाद हमें स्टॉपिंग कंडीशन देखनी है। अगर स्टॉपिंग कंडीशन ठीक हो जाती है तो मतलब हमारा आउटपुट आ गया, वरना नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम बाकी के सेकंड स्टेप से हम नीचे के सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको 2 बार इस वीडियो में बता ही दिया है कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है।